जो चार्ट मैंने पिछले लेक्चर में दिया है वर्ब का, उसको यदि आप याद कर लेंगे तो निश्चित तौर से वर्ब आपके समझ में आ जाएगा। अब वर्ब के अंतर्गत चैप्टर आपका वर्ब ही है। वर्ब के अंतर्गत ये करेक्शन सिंटैक्स का चैप्टर शुरू करते हैं। पहला नियम रूल देखें, बहुत आराम से मैं टीच करने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। यदि प्रीफर के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या जेरंड हो, फिर समझें प्रीफर शब्द क्या है। प्रीफर के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन और जेरंड। अब देखें यहाँ जेरंड शब्द आया, इसीलिए मैंने आपको जेरंड बताया है। जेरंड क्या है? नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का एक भाग है। और जेरंड कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, थोड़ा सा प्रकाश में डालता हूँ। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, किंतु नाउन का कार्य करता है। यदि प्रीफर के बाद कोई नाउन, प्रोनाउन अथवा जेरंड होता है तो टू का प्रयोग करना चाहिए, और दैन अथवा रेदर दैन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं, अन्य किसी का प्रयोग नहीं करते, रेदर अथवा रेदर दैन। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रीफर वॉकिंग टू, आई प्रीफर वॉकिंग टू राइडिंग। अब इसको समझे, प्रीफर के बाद जेरंड आया तो इसलिए यहां टू का प्रयोग हुआ। आई प्रीफर, प्रीफर में होता क्या है? अधिक पसंद करना। आम बोलचाल की भाषा है प्रीफर। परंतु यदि प्रीफर के बाद इन्फिनिटिव हो तो टू के बदले रेदर दैन का प्रयोग करते हैं। फिर समझें, यदि दूसरा नियम, पहला नियम यह है, जेरंड नाउन अथवा प्रोनाउन होता है टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि प्रीफर के बाद इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव क्या है? टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यदि इन्फिनिटिव होता है तो प्रीफर के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, अपेक्षाकृत इसके माने इसके बदले हम रेदर दैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई प्रीफर टू डाई रेदर दैन आई प्रीफर टू die rather than play। अब देखें, आप प्रीफर के बाद टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया, इसलिए रेदर दैन का प्रयोग हुआ। इसको समझे, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि माइन्यूट डिफरेंस है। अगला है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, ध्यान दें, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है। अब देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये
आप समझ लें सिंटैक्स जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें सब आता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, इसका डिटेल समझने के लिए आप प्रोनाउन लेक्चर सुने, देखें, और मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ अथवा सेल्फ लगाने से बनता है। आप कहेंगे सेल्फ कहाँ लगेगा, सेल्फ कहाँ लगेगा? यदि पर्सनल प्रोनाउन एक वचन का है तो उसमें सेल्फ लगेगा, बहुवचन में सेल्व्स लगेगा। एक वचन जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। बट यू सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, क्योंकि यू ऐसा प्रोनाउन है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में आता है। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, देम सेल्व्स होता है और आवर सेल्व्स होता है। तो इस तरह से इसमें देखें सेल्फ अथवा सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य होता है। वह क्रिया कौन सी है वो मैं आपको अभी यहीं लिखने जा रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं। तो ये क्रिया है एब्सेंट, enjoy, absent, enjoy, plume, apply, resign, apply, resign, avail। एब्सेंट, एंजॉय, प्ल्यूम, अप्लाई, रिजाइन, अवेल। ये ऐसी क्रियाएं हैं यदि वाक्य में प्रयोग होगा तो निश्चित तौर से इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ लगा के बनेगा। सेल्फ या सेल्फ कहाँ लगता है ये हमने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझने का प्रयास करता हूँ। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज, ही himself फ्रॉम कॉलेज। अब देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ से बना, कर्ता ही है, जो कर्ता होगा उसी का पर्सनल प्रोनाउन यहाँ सेल्फ या सेल्फ लगेगा। अनदर एग्जांपल, आई शुड enjoy myself fully। अब देखें यहाँ कर्ता आई था, इसलिए यहाँ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ है माई सेल्फ हुआ है, इसमें हिम सेल्फ हुआ है। इस तरह से ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। लेकिन इतना तो अवश्य आपको लर्न करना पड़ेगा कि एब्सेंट, एंजॉय, प्ल्यूम, अप्लाई, रिजाइन, अवेल ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है लेट के बाद इज, एम, आर के स्थान पर बी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सामान्य से नियम है किंतु महत्वपूर्ण नियम है। आप इसको भी समझें। लेट के बाद इज, एम, आर के स्थान पर
बी का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट इट बी सो, लेट इट बी सो। अब देखें, लेट के बाद बी का प्रयोग हुआ है, इज एम आर का प्रयोग नहीं हुआ है। फर्स्ट पर्सन, नेक्स्ट रूल है, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या है? नाउन में आपको बताया गया है फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, लेकिन यहाँ बता देते हैं। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है और आई और वी, जिससे बात की जाती है, यू अथवा दाऊ, ये सेकंड पर्सन है। और जिसके विषय में बात की जाती है, ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, मोहन, सीता, ये थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट होता है, कहने का तात्पर्य है आई और वी, इसके साथ फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ आई वी, इसके साथ शैल अथवा शुड का प्रयोग होता है। आप कहेंगे शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, तो जहां शैल का प्रयोग होगा वही शुड का। अन्य सभी कर्ता के साथ विल अथवा वुड का प्रयोग होता है। अन्य सभी कर्ता के साथ विल अथवा वुड का प्रयोग होता है। आप इसको ध्यान समझें। आई वी के साथ शैल अथवा शुड का प्रयोग, अन्य सभी कर्ता के साथ विल अथवा वुड का प्रयोग, किंतु फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई वी, इसके साथ भी विल वुड का प्रयोग होता है, किंतु कब होता है? यदि इससे तात्पर्य वाक्य से, यदि वाक्य से इंटेंशन इरादा, प्रॉमिस वादा और डिटर्मिनेशन प्रकट होता है, और डिटर्मिनेशन प्रकट होता है, तो कर्ता आई वी के साथ विल अथवा वुड का प्रयोग, अन्य सभी कर्ता के साथ शैल अथवा शुड का प्रयोग। जैसे मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये धमकी है, आई विल किल यू, ये धमकी है, इसलिए यहाँ आई के साथ विल लगा। इसको हम टेंस में बहुत अच्छे ढंग से हमने बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इसकी जानकारी, अच्छी जानकारी करने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट का लेक्चर सुने, उसमें ये विधिवत आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में लाइक, प्रीफर, या लाइक, फिर सॉरी, यदि वाक्य में लाइक, प्रीफर, केयर, बी ग्लैड, फिर समझे, लाइक, प्रीफर, केयर, बी ग्लैड, यदि वाक्य में लाइक, प्रीफर, केयर, बी ग्लैड, यदि इनका प्रयोग होता है तो आप निश्चित, या बी इंक्लाइंड और बी इंक्लाइंड का प्रयोग होता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शुड का प्रयोग होना चाहिए, न कि वुड का। तो फर्स्ट पर्सन के साथ शुड का, फिर समझें, लाइक, प्रीफर, केयर, बी ग्लैड, बी इंक्लाइंड, यदि इनका
प्रयोग होता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ निश्चित तौर से आप जाने फर्स्ट पर्सन के साथ शुड का प्रयोग होना चाहिए, न कि वुड का। एग्जाम्पल, आई शुड बी वेरी ग्लैड टू सी यू। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड बी वेरी ग्लैड टू सी यू। अब देखें, वेरी ग्लैड, बी ग्लैड, इसलिए यहां शुड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप समझें, कमांड या थ्रेट में भी सेकंड अथवा थर्ड पर्सन के साथ शैल या शुड का प्रयोग शुद्ध है, इसको मैं बताया हूं। और इसकी जानकारी के लिए आप सीधे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाए, उस लेक्चर को सुने, निश्चित तौर से इसका क्लियरिफिकेशन आपको मिलेगा। उदाहरण में बता रहा हूं, द कॉलेज शैल रिमेन क्लोज टुमारो। द कॉलेज शैल रिमेन The college shall remain close tomorrow. Sorry, close. Close tomorrow. अब यहां आप देखें, थर्ड पर्सन के साथ भी shall का प्रयोग है। He will be hanged. ये देख लें, he will be hanged। सॉरी, ही शैल, क्योंकि शैल का प्रयोग बता रहे हैं। ही शैल बी हैंग। हैंग मीन्स फांसी पर लटकाना, ये है। इसके आगे जो रूल मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। लेस्ट, एक लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि। यदि वाक्य में लेस्ट का प्रयोग हो तो सभी पर्सन के साथ शुड का प्रयोग होता है और इसके बाद निगेटिव शब्द नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप लेस्ट से ही देख रहे हैं, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि ये आ रहा है, इसलिए निगेशन का भाव दे ही रहा है। यदि आप इसके बाद लेस्ट के बाद वाले क्लास में नकारात्मक का प्रयोग करेंगे, निगेटिव का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर से वह वाक्य गलत माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अब देखें, आपको बताए लेस्ट के बाद वाले क्लास में करता चाहे जो हो, इसके साथ शुड का ही प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाता है। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। ही वर्क्स हार्ड। अगला एग्जाम्पल है, हार्ड लेस्ट he should fail। इट मीन्स वह कठिन परिश्रम करता है, कहीं ऐसा न हो कि वह असफल हो जाए। तो इस तरह से इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से सुनने, लिस्ट के बाद सदैव शुड का प्रयोग होता है, माने लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। और दूसरी चीज जो है,
शुड के साथ साथ वाक्य निगेटिव नहीं बनेगा, ये महत्वपूर्ण बात है जानने वाली, कि लेस्ट के बाद वाला क्लॉज निगेटिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ड्यूटी के अर्थ में सदैव शुड का प्रयोग होता है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। यदि ड्यूटी कर्तव्य का भाव प्रकट होता है, ड्यूटी या कर्तव्य का भाव प्रकट होता है, तो इसके साथ सदैव शुड का चाहिए के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन शुड डू इट, मोहन शुड डू इट, और आई शुड ओबे माई एल्डर्स। मोहन शुड ओबे, मोहन शुड डू इट, आई शुड ओबे माई एल्डर। इसका मतलब अगर मोहन के पास ड्यूटी में शुड आया और करता आई, जबकि आई फर्स्ट पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन है, लेकिन इसमें पर्सन नहीं लिया जाता, फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। अगर ड्यूटी कर्तव्य का भाव प्रकट हो रहा है और शुड का प्रयोग होता है और शुड के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उड का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। पिछले लेक्चर्स क्या बताए थे? पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था यूज टू अथवा वुड का प्रयोग। ये मैंने बताया था यूज टू अथवा वुड का प्रयोग। तो यूज टू अथवा वुड के प्रयोग के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर देखें, उसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप मैंने आपको बताया है, समझाया है। इस तरह से जो वर्ब का सिंटैक्स चल रहा था उसका आज जो है दूसरा लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक्स। अब इसके बाद मैं इसी से संबंधित, कहने का तात्पर्य सिंटैक्स से संबंधित नेक्स्ट रूल एग्जाम्पल के साथ समझाने के साथ नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। थैंक्स।